आज हम पढ़ेंगे सोनेट 138 बाय विलियम शेक्सपियर। इससे पहले की क्लासेस में हमने सोनेट नंबर 29 और विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी जो थी वो स्टडी की थी। तो अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन्हें देख लीजिए और इसके बाद हम इसको करेंगे। ठीक है, कैसे करने वाले हैं इस वीडियो में हम एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसकी समरी जो इसका सेंट्रल आइडिया भी होगा। ठीक है, इसके बाद क्या इसमें थीम्स हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो लाइन बाय लाइन हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे सिंपल इंग्लिश में। मैं आपको हिंदी में बताऊंगा और सिंपल इंग्लिश में इसका मीनिंग जो है हर लाइन के नीचे हर लाइन का मीनिंग जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो 14 लाइन की सोनेट होती है, आप सबको पता है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी लिटरेरी डिवाइसेस, क्या क्या पोइटिक डिवाइसेस इसमें यूज की गई हैं वो सारी हम देखेंगे। इसके बाद सोनेट 138 के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और शेक्सपियर के सोनेट कलेक्शन के बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेंगे एक बार। ठीक है, और उसके बाद एग्जाम लैंग्वेज में अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है इनके शॉर्ट क्वेश्चन मेंस में तो आप उसको कैसे लिखेंगे इस बारे में भी हमने थोड़ी सी लाइंस जो है वो डाली हैं। तो ये आज की आपकी क्लास रहेगी, एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। और वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ती रहेगी चीज़ें आपको उतनी याद होती रहेंगी, कभी भी आपको बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी अगर वे सोनेट की लाइन आ जाती है आप देख के बता दोगे कि ये सोनेट 138 की लाइन है, इसका ये मीनिंग है। चलिए पढ़ते हैं। अब देखो इसके टाइटल की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया जितनी भी शेक्सपियरियन सोनेट है उनकी पहली लाइन ही उसका टाइटल होता है। तो ये जो इसका टाइटल है ये इसकी फर्स्ट लाइन है। ओके, व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रुथ। ओके, तो इस लाइन का मतलब भी समझ लेते हैं। जो इसका टाइटल है इसका मतलब ये है कि जब उसकी प्रेम का कसम खाती है कि वो कैसी है, वो सच्ची है। शी इज मेड ऑफ ट्रुथ, वो सच्ची है, ऑनेस्ट है, उसके साथ फेथफुल है। तो ये इसी पे पूरी जो पोएम है वो आधारित है। एक बार इसकी समरी देखते हैं, सेंट्रल आइडिया। समरी है इसकी, दिस सोनेट इज अबाउट म्यूचुअल डिसेप्शन इन लव। इसमें क्या है, म्यूचुअल डिसेप्शन है, मतलब दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। स्पीकर और उसकी जो बिलवेड है दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ही प्रेटेंड्स टू बिलीव हर एंड सी प्रेटेंड्स ही इज स्टिल यंग। दोनों ही क्या बहाना कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, जो स्पीकर है वो ये दिखा रहा है कि वो उस पर विश्वास करता है, और वो क्या दिखा रही है, वो ये दिखा रही है कि वो अब भी मानती है कि वो अभी भी कैसा है, यंग है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। दे नो द ट्रूथ डीप डाउन, और दोनों को ही सच्चाई पता है। उसे भी पता है कि ये फेथफुल नहीं है, और जो प्रेमिका है उसकी उसको भी पता है कि ये यंग नहीं है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ताकि जो एक ट्रस्ट है उनके बीच में रिलेशनशिप में वो बना रहे। तो बट चूज टू मेंटेन इल्यूजन टू प्रिजर्व देयर लव, है ना। अपने लव को, अपने प्यार को प्रिजर्व करने के लिए वो इस इल्यूजन को मेंटेन किए हुए हैं। इट शोज अ मैच्योर रियलिस्टिक एंड स्लाइटली सिनिकल टेक ऑन लव। तो एक तो इसमें मैच्योरिटी भी है ताकि उनका जो रिलेशनशिप है वो बरकरार रहे, प्यार जो उनका है। रियलिस्टिक है क्योंकि एक जो आप पैसे देखते हैं थोड़ी सी फैंटेसी टाइप लवटेल होती है, उसमें क्या होता है कि दोनों जो प्रेमी हैं वो बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं, बहुत प्यार है उनके बीच में, हर चीज़ परफेक्ट है। तो जनरली रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा रियलिस्टिक टच दिया गया है। और स्लाइटली सिनिकल, और थोड़ा सा सिनिकल इसलिए क्योंकि जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, अपने प्यार को बचाने के लिए कर रहे हैं, और झूठ बोल रहे हैं, इसलिए इस तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा सिनिकल है। अब देखो इसमें थीम्स क्या क्या हैं, थीम्स को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले डिसेप्शन इन लव, ऑब्वियस है, इसी पे पूरी पोएम बेस्ड है। ठीक है, दूसरा एजिंग एंड इनसिक्योरिटी, जो स्पीकर है वो धीरे धीरे उसकी एज होती जा रही है, और इनसिक्योरिटी दोनों तरफ से ही है ना, दोनों ही झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उनकी रिलेशनशिप बनी रहे। तो वो इनसिक्योर हैं, उन्हें लग रहा है कि अगर हम सच बोल देंगे तो हमारे बीच का प्यार जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा, अगला है फ्लैटरी एंड इमोशनल सर्वाइवल। दोनों ही एक दूसरे को फ्लैटर कर रहे हैं, मतलब झूठी तारीफें कर रहे हैं। ठीक है, और ये भावनाओं से जुड़ा हुआ है उनकी। अगली थीम है रियलिज्म इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जो है तो एक रियलिस्टिक टच जो है वो शेक्सपियर ने सोनेट को दिया है। अब चलिए बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि सारी शेक्सपियरियन सोनेट होती हैं वैसे ही ये है। तो टाइप तो इसका शेक्सपियरियन सोनेट है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं, जो ऑल नो। ठीक है, अब शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है, 3 क्वार्टरवेन होते हैं और एंड में एक राइमिंग कपलेट होती है। क्वार्टरवेन क्या होता है, क्वार्टरवेन 4 लाइन्स का एक पैरा होता है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे 3 क्वार्टरवेन है, तो ये कितनी हो गई, 12 लाइन्स हो गई, और एंड में क्या है, एक राइमिंग कपलेट है। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है इसकी राइमिंग स्कीम। ये आपसे बार बार एग्जाम में पूछी जाएगी, इसलिए इसको याद कर लेना।
क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी। अच्छा, इसका भी मैं आपको मतलब बता देता हूँ। ए बी का मतलब क्या होगा, इसकी राइम और इसकी राइम अलग होगी ए बी। अब ये जो है वो इसके साथ राइम करेगी, मतलब इसकी और इसकी सेम होगी, और ये जो है वो इसके साथ राइम करेगी, समझ गए। तो ये मतलब हुआ, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए बी, ठीक है। ऐसे ही इसकी राइम कुछ और होगी, ये ए की तरह नहीं होगी, तो ये सी और ये, ठीक है। और ये क्या है, डी। इस तरीके से हम राइमिंग स्कीम जो है वो निकालते हैं। अगला देखते हैं मीटर। मीटर जो है वो इसका क्या है, आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर के बारे में पिछली क्लास में बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं। क्या होता है, एक लाइन में कितने सिलेबल होते हैं, 10। और कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, पहला सिलेबल होता है अनस्ट्रेस्ड और दूसरा होता है स्ट्रेस्ड, तो ये विदम जो है वो फॉलो होती है। आगे देखते हैं। अब ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझना, लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन, और ये अगर आपने समझ लिया तो बहुत ही आपकी हेल्प होगी आप क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो जो टाइटल लाइन है वो क्या है, व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट सी इज मेड ऑफ ट्रूथ। जब मेरी जो प्रेमिका है वो कसम खाती है, स्वेयर माने क्या होता है, कसम खाती है, वादा करती है कि वो कैसी है, सच्ची है, ऑनेस्ट है और फेथफुल है। सेकेंड लाइन है, आई डू बिलीव हर दो आई नो सी लाइज। वो कह रहे हैं कि मैं उसे ऐसा दिखावा करता हूँ, उसे ऐसा दिखाता हूँ कि मैं उस पर विश्वास करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन वो उसके मुंह पे नहीं कहता, ताकि उनके बीच का जो भी प्यार है, वो जो अटैचमेंट है वो बना रहे। थर्ड है, डेट सी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ। अब उसे क्या लग रहा है, वो स्पीकर जो है वो कह रहा है कि उसकी जो प्रेमिका है, ठीक है, उसको क्या लग रहा है कि मैं कोई भोला भाला बहुत ही नाइव हूँ, ठीक है, जिसको कुछ पता नहीं है, उसने जो बता दिया मैंने मान लिया, जबकि मुझे पता है वो झूठ बोल रही है, लेकिन चूंकि वो ऐसा दिखावा कर रहा है कि वो उस पर विश्वास करता है, तो उसकी प्रेमिका तो यही सोच रही होगी कि इसको कुछ अता पता नहीं है, बेचारा भोला भाला सीधा साधा। फोर्थ लाइन है, अनलर्न इन द वर्ल्ड्स फॉल्स सब्टेलिटीज, ठीक है। तो स्पीकर उसकी प्रेमिका जो है, स्पीकर ऐसा सोचता है कि उसकी प्रेमिका उसके बारे में सोचती होगी कि ये भोला वाला है, सीधा साधा है, इसको कुछ पता नहीं है, और इसको पता नहीं है कि इस संसार में लोग कैसे होते हैं, इस संसार में लोग कैसे होते हैं, डिसेप्टिव होते हैं। फॉल्स सब्टेलिटीज मतलब दिखावा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं उससे, तो उसकी प्रेमिका ऐसा सोच रही है कि इसको पता नहीं है, और इस ये बेचारा सीधा साधा है, मैं जो बता रही हूँ मान ले रहा है, लेकिन स्पीकर को पता है कि ये क्या बोल रही है, झूठ बोल रही है। आगे देखते हैं। फिफ्थ लाइन है, दस बेनली थिंकिंग दैट सी थिंक्स मी यंग। अच्छा, अब सिर्फ एक तरफ से ही झूठ नहीं बोला जा रहा है, उसको भी यही लग रहा है, वो कह रहा है कि मैं भी अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, ये सोच सोच कर कि उसको लगता है मैं क्या हूँ, यंग मैन हूँ, जबकि दोनों को पता है ये अब यंग नहीं रह गया है। अब वो उसकी प्रेमिका भी उससे कहती नहीं है कि नहीं नहीं अब तो ये एज ज़्यादा होगी, वो भी मान लेती है कि हाँ तुम यंग हो, ठीक है। ऑल्दो सी नोज माई डेज आर पास्ट द बेस्ट। उसको पता है, क्लियरली पता है कि अब मैं यंग नहीं हूँ, लेकिन वो भी उसके मुंह पे नहीं कहती है। तो झूठ सिर्फ एक तरफ से नहीं बोला जा रहा है, दोनों तरफ से बोला जा रहा है। वो भी उसको झूठी संतावना देती है कि हाँ तुम यंग हो, और ये भी उस पर विश्वास करता है कि नहीं नहीं तुम एकदम ऑनेस्ट हो, फेथफुल हो। आगे देखते हैं। सेवंथ लाइन है, सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टोंग। फॉल्स स्पीकिंग टोंग का मतलब यहाँ पे झूठ बोलने से है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैं सिंपली एक्सेप्ट कर लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ जो भी झूठ वो मुझसे बोलती है। ऑन बोथ साइड्स दस इज सिंपल ट्रुथ सप्रेस्ड। इसलिए दोनों तरफ पे एक क्या हो रहा है, एक साधारण सा जो सच है उसको दबाया जा रहा है, ना वो सच बोल पा रही है ना ये सच बोल पा रहा है, ताकि उनके बीच में जो कनेक्शन है वो बना रहे। नाइन्थ लाइन है, बट वेयर फोर सेज सी नॉट सी इज अनजस्ट। अब वो कह रहे हैं कि वो स्वीकार क्यों नहीं कर लेती, वो क्यों झूठ बोल रही है, वो स्वीकार क्यों नहीं कर लेती कि वो अनफेथफुल है। एंड अगली लाइन है टेंथ, एंड वेयर फोर से नॉट आई डेट आई एम ओल्ड। अपने बारे में भी कह रहा है कि मैं क्यों नहीं स्वीकार कर लेता कि मैं अब कैसा हो रहा हूँ, बूढ़ा हो रहा हूँ। अब 11th लाइन है, ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीविंग ट्रस्ट। अब वो कह रहा है कि जो सबसे अच्छा पार्ट होता है लव में, वो हम लोग प्रेटेंड कर रहे हैं, ठीक है, हम दिखावा कर रहे हैं कि हम एक दूसरे पे क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। 12th लाइन है, एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड। अब वो कह रहा है कि जो एज होती है, तो एज जो है वो लवर्स को क्या है, रिमाइंड नहीं करानी चाहिए। उन्हें पसंद नहीं आता है कि अगर लवर्स को उनकी एज जो है वो रिमाइंड कराई जाए, स्पेशली जब दो लोग आपस में प्यार कर रहे हो, एक दूसरे को बताए कि तुम कैसे हो रहे हो, बूढ़े हो रहे हो। 13 लाइन है, देयरफॉर आई लाई विद हर एंड सी विद मी। तो वो कह रहा है कि इसीलिए हम दोनों जो हैं वो एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, वो मेरे से झूठ बोलती है और मैं उससे झूठ बोलता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इसका दूसरा मीनिंग भी हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ सोते हैं, ठीक है। तो लाई का मतलब वो भी होता है एक तरीके से लेटना, ठीक है। 14th है, एंड इन अवर फॉल्ट्स। तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच आती है पन, जब एक ही वर्ड के दो मीनिंग हो। आगे एक्सप्लेन करेंगे हम लिटरेरी डिवाइसेस में उसे। 14th है,
एंड इन अवर फॉल्ट्स बाई लाइज वी फ्लैटर्ड वी। और होता क्या है, इन लाइज के जरिए, इन जो झूठ बोलते हैं वो एक दूसरे के जरिए, इससे हम दोनों एक दूसरे को फ्लैटर करते हैं और कंफर्ट फील कराते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी सोनेट, आई होप आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस को। तो सबसे पहली जो अभी हम बात कर रहे थे जिसकी पन होता क्या, पहले तो मैं आपको समझा दूं। जब एक लाइन में एक ऐसा वर्ड यूज किया जाता है जिसके दो मीनिंग बन सकते हैं, जैसे लिखा आई लाई विद हर, इसका पहला मतलब तो ये है कि मैं उससे झूठ बोलता हूँ, और दूसरा मैं उसके साथ सोता हूँ। तो ये दो मीनिंग हो सकते हैं इस लाई वर्ड के। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, पन। ओके, अगला वर्ड है आयरनी। अगली जो डिवाइस यूज हो रही है वो आयरनी है। आयरनी का मतलब ये होता है कि लाइन जो लिखी है उसमें शब्द कुछ हैं और उनका मतलब कुछ और निकल रहा है। तो अगर इस तरह से कुछ लाइन लिखी होती है तो उसका मतलब होता है आयरनी। अब देखो जैसे इसमें लिखा है, दो आई नो सी लाइज। ठीक है, अब वो उस पर भरोसा कर रहा है। स्पीकर जो है वो अवेयर ऑफ ट्रुथ, ही इज अवेयर ऑफ ट्रुथ, उसे पता है सच्चाई क्या है, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेता है उसे। तो इसमें दो चीजें हैं, शब्द कुछ कह रहे हैं, उसे पता है वो झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये आयरनी है। और ये कौन सी आयरनी है, वर्बल आयरनी है। ठीक है, तीन तरीके की आयरनी होती है। जब हम लिटरेरी टर्म्स वाला लेसन करेंगे तो इस चीज को हम डिटेल में देखेंगे। आगे देखते हैं एक फ्रेज लिखा है लव्स बेस्ट हैबिट। अब देखो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, ये गलत लिखा है, एलिटरेशन तो यहाँ पे नहीं है, एलिटरेशन नहीं है यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। अगर देखा जाए, पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम किसी भी एब्स्ट्रैक्ट चीज को या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे हैबिट किसकी होती है, आदतें किसकी होती हैं, एक जिंदा चीज की आदतें होती हैं। ठीक है, तो प्यार कैसा है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, निराकार है, इसकी तो कोई आदत नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने इसको क्या एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट किया, इसलिए यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं एंटीथीसिस। एंटीथीसिस ये एक फ्रेज लिखा है। तो एंटीथीसिस क्या होता है, जब दो अपोजिट फ्रेज एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिए जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, अपोजिट मीनिंग वाले, तो वो क्या होता है, एंटीथीसिस होता है। सी विद मी एंड आई विद हर, वो मुझसे झूठ बोलती है और मैं उससे झूठ बोलता हूँ। ठीक है, ये एक बैलेंस कंट्रास्ट है किसका, म्यूचुअल लाइन का, इसीलिए यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, एंटीथीसिस। आगे देखते हैं अगला जो पार्ट है वो है मेटाफर। मेटाफर भी मैंने आपको पिछले जो क्लास थी उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मेटाफर क्या होता है, जब आप किसी चीज को दूसरी चीज से कंपेयर कर रहे हैं, और सिर्फ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, उसको उसकी प्लेस पे ले आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, दो एग्जांपल दिए थे, मैं एक बार फिर से देता हूँ, एक मिनट। मैंने लिखा था ही इज लाइक अ लायन। ठीक है, वह शेर जैसा है। और फिर मैंने लिखा ही इज अ लायन, वह शेर है। कहते हैं ये तो चीता है। तो ये दो सेंटेंस लिखे हैं, दोनों लगभग एक ही चीज इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फिगर ऑफ स्पीच इसमें अलग अलग है। वह शेर जैसा है, या फिर लाइन की जगह टाइगर लिख सकते हैं, वह टाइगर जैसा है। अब मैं कह दूं ही इज अ टाइगर, वह टाइगर है। ठीक है, तो हुआ क्या, पहले केस में हम बता रहे हैं वो उसके जैसा है, तो यहाँ पे सिमली होगा। फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा, सिमली। और मैंने बताया था सिमली वहीं पे होता है यहाँ पे लाइक एज जैसे वर्ड आ जाते हैं कि वो उसके जैसा है। अब हम बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट कह रहे हैं, नहीं वो वही है, ही इज अ टाइगर, चीता है ये। ठीक है, तो हम उस जो भी यहाँ पे शख्स है उसको हम सीधा सीधा लायन बोल रहे हैं, टाइगर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा, मतलब लायन को हमने उससे उस शख्स से रिप्लेस कर दिया। तो जब बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज बोल लेते हैं और उसका रिप्लेसमेंट आ जाता है तो वहां पे मेटाफर होता है। तो यहीं पे देखो, अब इसमें मेटाफर कैसे है, लव्स बेस्ट हैबिट। अब देखो यहाँ पे जो लव है उसको हमने रिप्लेस किया किसी पर्सन से। एक कोई पर्सन होगा जिसकी कोई बेस्ट हैबिट्स होंगी, ठीक है, तो उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, लव से। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, मेटाफर। देखो नेक्स्ट है यूफेमिज्म। ये क्या होता है, जैसे ये फ्रेज लिखा है माई डेज आर पास्ट द बेस्ट। अब इसमें क्या होता है, कोई भी हार्श एक्सप्रेशन है उसको हम सॉफ्ट टोन में जब बोलते हैं, जैसे मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, जैसे बोलते हैं कि कोई क्लोज रिलेशन में है, उनका स्वर्गवास हो गया बोलते हैं, तो स्वर्गवास हो गया या वो गुजर गए, उनका निधन हो गया, ये जो है वो थोड़े सॉफ्ट वर्ड हैं। अब हम बोलेंगे वह मर गया, तो ये थोड़ा सा हार्श है, सुनने में अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो हम बोलेंगे उसका निधन हो गया, उसका स्वर्गवास हो गया। तो मरने की जगह पे हमने कौन सा वर्ड यूज किया, स्वर्गवास हो गया या निधन हो गया। तो ऐसे जो हार्श एक्सप्रेशन होते हैं उसकी जगह पे जब हम सॉफ्ट टोन का यूज करते हैं, उसको थोड़ा सा लैंग्वेज को अच्छा दिखाने के लिए, तो वो वहां पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, यूफेमिज्म। अब जैसे ये लाइन है, इसमें लिखा है माई डेज आर पास्ट द बेस्ट।
मतलब जो मेरे अच्छे दिन थे वो गुजर गए। तो ये एक तरीका है, सॉफ्ट वे है कहने का कि वो अब कैसा हो गया है, बूढ़ा हो गया है। अब सीधे सीधे कह रहे बुढ़ा हो गया है तो कितना सुनने में गंदा लग रहा है ना। तो एक ये सही तरीका है। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, यूफेमिज्म। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब सोनेट 138 के बारे में जान लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो ये डेडिकेटेड है किसको, डार्क लेडी को। जैसा कि मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था जिसमें हम बायोग्राफी कवर कर रहे थे शेक्सपियर की, कि सोनेट नंबर 127 से 152 तक किसको डेडिकेटेड थी, डार्क लेडी को। तो ये 138 जो सोनेट है वो इन्हीं के बीच में आती है, तो ऑब्वियसली ये डार्क लेडी को डेडिकेटेड है, राइट। अगला है द डार्क लेडी इज बिलीव टू बी अ वुमेन विद whom शेक्सपियर हैड अ कॉम्प्लिकेटेड पॉसिबली फिजिकल एंड इमोशनल रिलेशनशिप। ऐसा माना जाता है कि डार्क लेडी कोई औरत वही होगी जिसके साथ शेक्सपियर के कॉम्प्लिकेटेड और हो सकता है फिजिकल और इमोशनल रिलेशंस भी रहे हो। अगला है इन दिस सोनेट द स्पीकर डिस्क्राइब्स हाउ बोथ ही एंड हिज लवर लाई टू ईच अदर टू मेंटेन द इल्यूजन ऑफ लव। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, इस सोनेट में स्पीकर जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे वो और उसकी प्रेमिका दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोलते हैं ताकि उनके बीच में जो इल्यूजन ऑफ लव है वो बना रहे। अगला है द वुमेन लाइज अबाउट बीइंग फेथफुल एंड ट्रूथफुल व्हाइल स्पीकर लाइज अबाउट बीइंग यंग एंड बिलीविंग हर। वुमेन किस बारे में झूठ बोलती है कि वो फेथफुल है और वो सच्ची है, ठीक है, ट्रूथफुल है। स्पीकर जो झूठ बोलता है वो इस बारे में बोलता है कि वो उस पर विश्वास करता है, पहला झूठ तो ये, जबकि वो नहीं करता है। और दूसरा झूठ ये है कि वो ये दिखाता है कि मैं यंग हूँ, जबकि उसे भी पता है वो यंग नहीं है। और उसकी प्रेमिका ये झूठ बोलती है कि वो मान लेती है, वो उसे बताती नहीं तुम बूढ़े हो गए, वो भी ये मान लेती है कि हाँ तुम यंग हो। ठीक है, आगे देखते हैं अबाउट द सोनेट कलेक्शन। अब शेक्सपियरियन जो सोनेट हैं उनके बारे में, जो उनका कलेक्शन है उसके बारे में भी थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले सोनेट नंबर 1 to 126 बताया था मैंने आपको, एक यंग मैन को एडवाइस की गई थी जो शायद शेक्सपियर का पैट्रॉन या उनका फ्रेंड रहा होगा। सोनेट नंबर 127 से 152 तक एडवाइस की गई हैं एक मिस्टीरियस वुमेन को जिसके बारे में हम नहीं जानते वो कौन थी, तो उसको हम डार्क लेडी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सोनेट नंबर जो थर्ड है, सोनेट नंबर 153 से 154, वो क्लासिकल मैथोलॉजी पे बेस्ड है। अब देखते हैं इसे एग्जाम लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे। सोनेट 138 पार्ट ऑफ शेक्सपियर्स डार्क लेडी सोनेट। सोनेट 138 जो है, जो शेक्सपियर ने डार्क लेडी को डेडिकेट करके जो सोनेट्स लिखी थी उसका एक हिस्सा है। प्रेजेंट्स अ मैच्योर एंड रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ लव। एक मैच्योर और रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल जो चित्रण है लव का, प्यार का, उसको ये दिखाती है। इट रिफ्लेक्ट्स अ रिलेशनशिप वेयर बोथ द स्पीकर एंड हिज लवर नोइंगली लाई टू ईच अदर। यह एक ऐसी रिलेशनशिप को दिखा रही है जहाँ पे जो स्पीकर है उसकी जो प्रेमिका है दोनों जानते हुए भी एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। ही लाइज अबाउट बिलीविंग हर। वह किस बारे में झूठ बोलता है कि वह उस पर विश्वास करता है। सी लाइज अबाउट हर फेथफुलनेस। और वह किस बारे में झूठ बोल रही है, अपनी फेथफुलनेस के बारे में। वो दिखाती है कि मैं फेथफुल हूँ। द पोएम वॉज written ड्यूरिंग द late 16th century and is influenced by Elizabethan society's views on love, age and truth। पोएम जो थी वो लेट 16th सेंचुरी में लिखी गई थी और इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत ज़्यादा प्रभावित है किससे, उस समय का जो समाज वहाँ था, एलिजाबेथन सोसाइटी वही थी, उसके जो व्यूज थे किस पे, लव, एज और ट्रूथ पे। शेक्सपियर ब्रेक्स अवे फ्रॉम आइडियल लव एंड इंस्टेड एक्सप्लोर्स इमोशनल ट्रूथ, कॉम्प्रोमाइज, फ्लैटरी एज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लास्टिंग रिलेशनशिप। तो होता क्या है, शेक्सपियर जो है, जो आइडियल लव होता है, जो दिखाया जाता है सोनेट्स में या फिर जनरली जितने भी ड्रामाज हैं, पोइट्री है, मूवीज हैं, उसको वो तोड़ते हुए किन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, इमोशनल ट्रुथ को, कॉम्प्रोमाइज़ को जो कि बहुत ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में, और फ्लैटरी को। ये सारे एक एसेंशियल एलिमेंट्स की तरह इनको दिखाते हैं एक लंबी रिलेशनशिप में। ठीक है, तो इसको इस तरह से एग्जाम लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज को देखेंगे। एमसीक्यूज कितने हैं, 90 हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कौन कौन से एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज जो हैं, सबसे पहले तो शेक्सपियर की लाइफ के ऊपर है। ठीक है, ये इस तरह से अराउंड 40 एमसीक्यूज जो हैं वो इनकी लाइफ पे बेस्ड है, इनकी बायोग्राफी पे बेस्ड है। इसके बाद जो अगले 50 एमसीक्यूज हैं वो पोइट्री पे हैं, मतलब जो सोनेट नंबर 29 और 138, इस पे 90 एमसीक्यूज आपको टोटल मिलेंगे। तो इस तरह से हम इनको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आप चाहें तो एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।